हमारी दुनिया में अलग अलग तरह के कीड़े हैं, पर आपको पता है सबसे खतरनाक कौन सा कीड़ा होता है? शक का कीड़ा। क्योंकि ना उसको मारना बड़ा मुश्किल होता है। अब जैसे मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था जिसने प्रूव कर ही दिया था कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। पर बाकी बायोलॉजिस्ट के मन में था शक का कीड़ा, जिसे वो मार ही नहीं पाए। तो जो उनके एक्सपेरिमेंट हैं उसके रिजल्ट्स को माना नहीं गया था। तो आखिर साइंस की दुनिया में इन शक के कीड़ों को मारा कैसे जाता है? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोवर्ल्ड बीजी, वेयर लर्निंग बायोलॉजी इज फन। तो आज हम बात करने वाले हैं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था जिसने 100% प्रूव कर दिया कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। तो एक रिसर्चर थे जिनका नाम था एल्फ्रेड हर्शी। उन्हें भी बाकी लोगों की तरह यही लगता था कि प्रोटीन होगा जेनेटिक मटेरियल, ना कि डीएनए। तो इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया अपनी लैब टेक्नीशियन मार्था चेस के साथ, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसा पाया कि वो खुद भी हैरान हो गए। तो उनके एक्सपेरिमेंट ने असल में प्रूव कर दिया कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल। तो इसकी वजह से उनकी सोच भी बदली और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के शक के कीड़े भी मर गए। तो आज हम देखते हैं क्या था उनका वो एक्सपेरिमेंट। तो हर्शी एंड चेज ने 1952 में अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इसे हम ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। तो बहुत बार इस नाम से भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि क्या था ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट, कब किया गया था और उसका एम क्या था। तो एम हमें यहाँ पता है कि बस देखना था, प्रूव करना था कि डीएनए है जेनेटिक मटेरियल या प्रोटीन है। तो इसके लिए उन्होंने जिस बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज किया था उसका नाम था ई कोलाई, यानी इशरीशिया कोलाई। तो ये बायोलॉजिस्ट का फेवरेट बैक्टीरिया होता है एक्सपेरिमेंट के लिए। तो एक तो इन्होंने इस बैक्टीरिया को यूज किया था। दूसरी चीज जो इन्होंने यूज की थी वो था एक वायरस जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज एक जनरल टर्म है उन वायरसेस के लिए जो कि इन्फेक्ट करती है बैक्टीरिया को, इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो आपके एंट्रेंसेस में, चाहे नीट का हो या कॉलेज लेवल का एंट्रेंस हो, उसमें पूछना है स्पेसिफिकली कौन सा बैक्टीरियोफेज उन्होंने यूज किया था। तो उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वायरसेस में क्या होता है कि जो उनकी बॉडी होती है, जो आउटर शेल होता है ना बॉडी का, वो तो बना होता है प्रोटीन का। तो ये जो मैंने ब्लैक कलर में बनाया है ये सारा प्रोटीन है बैक्टीरियोफेज का। और जो उनका अंदर का मटेरियल होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, वो है इस केस में डीएनए। तो ये इस कलर से मैंने डीएनए को मार्क कर दिया। अब उन्हें ये देखना था कि जब ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, क्या ये उसकी बॉडी के अंदर डीएनए डालेगा या कुछ पार्ट प्रोटीन का ट्रांसफर करेगा। क्योंकि इतना उन्हें कंफर्म था कि जो भी जेनेटिक मटेरियल था वही ये बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर करेगा और उसे अपनी रेप्लिकेशन और रिप्रोडक्शन के लिए यूज करेगा। तो अब देखने के लिए कि इन्फेक्शन के वक्त प्रोटीन ट्रांसफर होता है या डीएनए, इन्हें एक तरीका चाहिए था प्रोटीन और डीएनए को मार्क करने का। तो उसके लिए सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज को दो बैचेस में डिवाइड कर दिया, बैच 1 और बैच 2 में। तो जो बैच 1 के बैक्टीरियोफेज थे उसे इन्होंने ग्रो किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में, यानी P32 आइसोटोप में, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होता है। तो इससे क्या हुआ कि जो डीएनए है ना वो रेडियो एक्टिव हो गया पूरा, तो वो मार्क हो गया अलग ही। अब जो फॉस्फोरस है वो सिर्फ डीएनए में होता है और प्रोटीन में नहीं होता, इसलिए फॉस्फोरस को यूज किया गया। तो ये जो डीएनए है अब ये P32 मार्क्ड हो गया। इसी तरह प्रोटीन्स को मार्क करने के लिए इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव सल्फर को, यानी कि 35। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है सल्फर का। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो प्रोटीन्स हैं अब वो मार्क हो गए रेडियो एक्टिविटी से, रेडियो एक्टिव हो गए प्रोटीन्स, जबकि डीएनए एज इट इज रहा। इस तरह से। तो कई बार आपके एंट्रेंस में पूछा जाता है कि ये जो प्रोटीन है ये मार्क कैसे हो गए रेडियो एक्टिविटी से। तो हम जानते हैं कि जो प्रोटीन है वो बने होते हैं अमाइनो एसिड से। तो इस केस में दो अमाइनो एसिड होते हैं, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन, जो कि सल्फर कंटेनिंग होते हैं। तो इनकी वजह से प्रोटीन मार्क हो गए।
जबकि डीएनए में सल्फर नहीं होता तो वो नॉन रेडियो एक्टिव रहा। तो प्रोटीन मार्क हुए S35 से और डीएनए मार्क हुआ P32 से, दोनों ये रेडियो एक्टिव हो गए। तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। तो बैक्टीरियोफेजेस को रेडियो एक्टिवली मार्क करने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को 4 स्टेजेस में कंडक्ट किया गया है। तो सबसे पहले इन्फेक्शन स्टेज, यानी कि अलाउ किया जा रहा है कि वायरस जो है इकोलाई को इन्फेक्ट करे। तो ये ग्रीन कलर में मैंने इकोलाई बनाया है और ये इकोलाई का खुद का जेनेटिक मटेरियल है। तो जब ये इकोलाई को इन्फेक्ट करेगा तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है जो कि है डीएनए, वो ट्रांसफर हो जाएगा अंदर। ये स्टेप मैं आप लोगों के लिए दिखा रही हूँ कि इस तरह से ट्रांसफर होगा। इन्हें नहीं पता था क्या होगा, ये सब चीजें इन्हें नहीं दिख रही थी। इसी तरह सेकेंड बैच में भी इन्होंने अलाउ किया इन्फेक्शन को, तो इस केस में भी ट्रांसफर हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। पर उनके हिसाब से इस केस में शायद प्रोटीन ट्रांसफर हो, या उस केस में भी प्रोटीन ट्रांसफर हो अगर प्रोटीन है जेनेटिक मटेरियल। तो सबसे पहले इन्होंने ये काम किया। अब इन्फेक्शन स्टेज के बाद क्या रिजल्ट होगा कि ये जो हमारा बैक्टीरिया है इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है वो आ गया है, और ये जो हमारा वायरस है ना ये हो गया एम्प्टी। तो वायरस का आउटर शेल जो है पर अभी भी इसकी बॉडी से, बैक्टीरिया की बॉडी से अटैच रहेगा। सेम सिनेरियो इस केस में होगा। ये जो बैक्टीरिया है इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल आ जाएगा जो भी है, एंड ये जो शेल है ये इसकी बॉडी से इस तरह से अटैच रहेगा। अब इन्हें ना इन दोनों को सेपरेट करना था, आपस में चिपके हुए इनको सेपरेट करना था। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेज की जो कि है ब्लेंडिंग स्टेज। इसमें क्या करते हैं, एक ब्लेंडर लेते हैं। तो घर में जैसे मिक्सी होती है ना, दिखने में वैसा दिखता है, तो उसमें ये बैक्टीरिया और चिपका हुआ बैक्टीरियोफेज लिया, सोल्यूशन के अंदर घुमाया और उससे वो बस सेपरेट हो जाएंगे। तो रिजल्ट क्या दिखेगा कि एक जो ट्यूब है इसमें बैक्टीरिया अलग हो गए और ये फेजेस अलग हो गए इस तरह से। ठीक है, ये फेजेस मतलब ऐसे ब्लैक में बना देते हैं, इजी रहेगा आपको समझने के लिए। ऐसे ये फेजेस अलग हो गए। इसी तरह सेम इस वाले के साथ करेंगे तो अगेन बैक्टीरिया अलग अलग हो गए और ये जो एम्प्टी फेजेस हैं ये अलग हो गए। ठीक है, तो ये दोनों एक मिक्सचर में अलग हो गए फिलहाल। अब इन्होंने नेक्स्ट स्टेज की सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, अगेन एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूज, उसमें हम लाइटर और हैवियर चीजों को सेपरेट करते हैं, हाई स्पीड में घुमाते हैं और दोनों चीजें सेपरेट हो जाती हैं। तो इस केस में कौन हैवी होगा, बैक्टीरिया, क्योंकि वो बड़ा होता है, और जो वायरस है वो छोटा होता है तो वो लाइटर होगा। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की गई। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो तो एकदम नीचे सेटल हो गया सारा का सारा। तो यहाँ पे ये सॉलिड आएगी एक चीज जिसको हम बोलेंगे बैक्टीरियल पैलेट। ठीक है, बैक्टीरिया जो है जमा होकर सेल्स इसके सॉलिड से लगेंगे। इसी तरह ऊपर लिक्विड मीडियम रह जाएगा और लिक्विड मीडियम के अंदर होंगे हमारे वायरस इस तरह से। तो ये जो लिक्विड मीडिया है इसको हम बोलेंगे इस केस में सुपरनेटेंट। इसके अंदर है वायरस और बैक्टीरिया हो गया नीचे सेटल। सेम इस वाली केस में होगा कि जो बैक्टीरियाज हैं वो तो सेटल हो जाएंगे नीचे इस तरह से, पैलेट बन जाएगी, और ऊपर लिक्विड सुपरनेटेंट में हमारे वायरसेस रह जाएंगे। ठीक है, यानी बैक्टीरिया और वायरस सेपरेट हुए हैं अभी। फिर मेन कहानी आई रेडियो एक्टिव टेस्ट, यानी ये देखना कि रेडियो एक्टिविटी है कहाँ पे, क्या वो पैलेट के अंदर है या वो सुपरनेटेंट के अंदर है। इस केस में रेडियो एक्टिव मिली इन्हें पैलेट, यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इन्हें नहीं मिली। जबकि इस केस में जो पैलेट थी उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली और सिर्फ सुपरनेटेंट में इन्हें रेडियो एक्टिविटी मिली। इस ऑब्जर्वेशन से इन्होंने कंक्लूड कर लिया कि डीएनए ट्रांसफर हुआ है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुआ, डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल। अब समझो कैसे किया कंक्लूजन। देखो, इन्हें पता था जो बैक्टीरियोफेज है उसमें रेडियो एक्टिविटी, जिस केस में रेडियो एक्टिविटी ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया में आएगी ना, यानी वही है जेनेटिक मटेरियल। अब इस केस में क्या हुआ, पैलेट में रेडियो एक्टिविटी आ गई, हमने डाली किसमें थी, बैक्टीरियोफेज में, पर आ गई पैलेट में, यानी कि जो भी रेडियो एक्टिव चीज थी वो ट्रांसफर हो गई बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया में, तभी तो बैक्टीरियल पैलेट में आ गई और सुपरनेटेंट में आई नहीं, यानी इसके पास बची नहीं वो चीज, यानी इसने दे दी अपनी रेडियो एक्टिव चीज
किसे, बैक्टीरिया को। क्या थी वो रेडियो एक्टिव चीज, डीएनए इस केस में। जबकि इस केस में क्या हुआ, रेडियो एक्टिव हमें मिली सुपरनेटेंट में, यानी कि बैक्टीरियोफेज के पास जो था वो रह गया, बैक्टीरिया के पास वो गया ही नहीं, इसलिए पैलेट में रेडियो एक्टिविटी नहीं आई। यानी प्रोटीन ट्रांसफर नहीं करता बैक्टीरियोफेज जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, वो ट्रांसफर करता है डीएनए, इसलिए यहाँ पे पैलेट रेडियो एक्टिव है और यहाँ पे पैलेट रेडियो एक्टिव नहीं है। तो यहाँ से श्योर हो गया कि डीएनए ही होता है जेनेटिक मटेरियल जो कि ट्रांसफर होता है। आई होप कि आपको आज के एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा और ये भी समझ आया होगा कि बायोलॉजिकल वर्ल्ड में शक के कीड़ों को कैसे मारा जाता है। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी एनरोल हो सकते हो। तो एनरोल होने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा, गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और कमेंट्स में भी दे दिया है, तो आप उसको फिल कर सकते हो। एंड गाइज प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, and thank you for watching this video. We will meet again in another video lecture. Till then, adios.